कार्यक्रम को गति देते हुए और इस कड़ी में मैं बहुत ही सूक्ष्म परिचय के उपरांत प्रोफेसर विजय कुमार करण जी को आमंत्रित करना चाहूंगी उनके उद्बोधन के लिए। प्रोफेसर कुमार वर्तमान में नवनालंदा महाविहार, जो कि एक सम विश्वविद्यालय है, में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। श्रीमान को कई विशिष्ट सम्मानों एवं पुरस्कारों से उनके हिंदी के प्रति स्नेह एवं योगदान के लिए नवाजा जा चुका है। अब तक 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सर के शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 260 से भी अधिक आमंत्रित व्याख्यानों में श्रीमान प्रतिभाग कर चुके हैं एवं इसके साथ ही कई धारावाहिकों को जहां पर आप देखते हैं टेलीविजन पर, की स्क्रिप्ट भी सर के द्वारा लिखी गई है। सर, आपके अभिनंदन में सिर्फ 2 पंक्तियां कहकर मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा की क्या कहने जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कर्तव्य से प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण जी को आमंत्रित करें। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भो भूतं यथा निद्रया यः साक्षिं कुरुते प्रबोध समये सुखात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः सभाई। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के जिनके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, ऐसे माननीय कुलपति परम सम्मान्य प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अभ्यागत के रूप में अपने उद्बोधन से हम लोगों को पाथेय प्रदान कर रहे थे, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रसाद जी दीक्षित, जहारा महोदया, संचालिका महोदया, उपस्थित अन्य आचार्यगण, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के समक्ष एक शब्द के विद्यार्थी होने के नाते आज उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आप सबके प्रति, आयोजकों के प्रति, विशेषतः माननीय कुलपति के प्रति, हिंदी विभाग के प्रति और समस्त अधिकारियों के प्रति मैं अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं अपनी बात, वैसे तो मैं मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार, जिसको हम CSTT कहते हैं, लगभग मैंने उसमें 15 वर्षों का अपना अवदान दिया है। शब्दों की जो नर्सरी है उसमें मैंने काम किया है। शब्द कैसे बनते हैं उससे मेरा ताल्लुकात है। तो मैं अपनी बात यहाँ संस्कृत में तो नहीं रखूंगा, जिसमें मेरी सहज प्रवृत्ति है, राजभाषा में रखता हूँ, लेकिन गद्य और पद्य में रखूंगा, क्योंकि मैं सीधे सीधे पद्य में बात करने का अभ्यासी हूँ। इसको मेरी प्रशंसा मत समझिए, मैं उस परंपरा की ओर ले जाना चाहता हूँ जिस परंपरा में भारतवर्ष विश्व में अपने स्थान को सबसे श्रेष्ठ स्थान पर रखता था। आज भी है, आज भी किसी ने दूसरे ने नहीं कहा कि भारत द्वितीय स्थान पर चला गया है, उस सांस्कृतिक गौरव की दृष्टि से। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ।
जिस संस्कृत की बात अभी सर कर रहे थे, कुछ बातों पर उनसे मेरी विमति है, लेकिन खैर मैं रखता हूँ। सुनो 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 रे देशवासी, तेरे देश का होगा क्या, जिस देश की अपनी न भाषा, उस देश का होगा क्या। श्रीनु 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 रे देशवासी, तव देशस्य भविष्यति किं, यस्मिन् देशे स्वीयं भाषा, तस्य देशस्य भविष्यति किं। सुनो 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 रे गाँववासी, तेरे गाँव का होगा क्या, जिस गाँव की अपनी न बोली, उस गाँव का होगा क्या। श्रीनु 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 रे ग्रामवासी, तव ग्रामस्य भविष्यति किं, यस्मिन् ग्रामे स्वीयं वाणी, तस्य ग्रामस्य भविष्यति किं। क्या ये संस्कृत आपको कठिन लग रही थी? नहीं। कहते हैं, दिनकर ने लिखा है, जिनमें बाकी ईमान अभी वे भटक रहे वीरानों में, जिनमें बाकी ईमान अभी वे भटक रहे वीरानों में, दे रहे सत्य की जांच मरते दम तक रेगिस्तानों में। ज्ञानी वह जो हर कदम रखे बच के तब की चिंगारी में, जिनको मस्तक का मोह नहीं, उनकी गिनती नादानों में। मित्रों, आप सभी लोग यहाँ बैठा हुआ कोई नादान नहीं है, सबको अपने निज परंपरा पर गौरव का अभिमान है। और इसलिए इस हिंदी दिवस के आयोजन में आप अपने संवेदनाओं के साथ प्रकट हुए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ। आचार्यगणों, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि दुनिया की कोई भी भाषाएं कठिन और सरल नहीं होती, वो परिचित और अपरिचित होती है, नोन और अननोन होती है। उसका साहित्यिक स्वरूप अलग होता है, लेकिन चूंकि जीवा सरलता में विश्वास करती है, जीव कभी कठिन चीजों को बोलने से घबराती है, बहुत सरल होती है। इसका एक उदाहरण मैं बता करके अपने आज के निर्धारित विषय पर आऊंगा कि भोजन के पाचन में विद्यार्थियों दांतों की भी भूमिका है और जिह्वा की भी भूमिका है। अगर जिह्वा न हो तो भोजन ठीक से हमारे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चलाने का काम जिह्वा करती है और बड़ी सरलता से करती है। दांत क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए आते हैं चले जाते हैं और हमको जाते समय तक हमको वेदांती बना देते हैं। लेकिन जिह्वा हमारे जन्म के साथ प्रकट होती है और मेरे साथ ही तक, अंतिम समय तक, जब हम खाक होते हैं तब तक हमारे साथ रहती है, क्योंकि विनम्रता का व्यवहार करती है। और इसलिए जीवा हमेशा सरल शब्दों को बोलना चाहती है। और इसलिए हम कह देते हैं कि देयर इज नो बाउंडेशन, बाउंडेशन सब तो बनता ही नहीं, देयर इज नो बाउंड कहना है। और इसलिए हम शुद्धता का विचार त्याग देते हैं। लेकिन यदि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और वहाँ के आचार्य और वहाँ के स्नातक यदि शुद्धता को नहीं बचाए रखेंगे तो मनुष्य, बिल्ली और कुकुर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी जो शुद्धता है, जो व्याकरण की मर्यादा है, जो उसकी परिधि है, उस पर विचार करना होता है। हम जनोपयोगी बनाएं, लोकोपयोगी बनाएं, पर इतना उसको बाजार भी उस भाषा से प्रकट हो सके, लेकिन उसको बाजारू स्वरूप न दें, क्योंकि उसके लिए आवश्यक है कि उसकी मर्यादा, जो व्याकरण है, जो उसकी शोभा है, उसका अलंकरण है, जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, तो उससे हमको स्वयं को संतुष्टि होती है। हिंदी आज व्यापक फलक पर है, निश्चित रूप से मनोरंजन से लेकर के, व्यापार से लेकर के, दैनंदिन में कार्य से लेकर के सभी जगह उसका विस्तार हुआ है, उसका प्रसार हुआ है। मात्रात्मक रूप से हिंदी बहुत आगे गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणात्मक रूप से जो पीछे रह गई है, हमें उस पर भी विशेष करके विश्वविद्यालय को इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भाषा का प्रवाह है। मैं यहाँ किसी भाषा की राजनीति और राजनीति की भाषा, इन दोनों से परहेज करते हुए अपनी बात को आपके सामने विनम्रता पूर्वक रखना चाहता हूँ कि जितनी अभी आचार्य दीक्षित जी कह रहे थे कि कितना ही वैज्ञानिक है यह देवनागरी लिपि, क्योंकि इसके पहले जो लिपियाँ आई, चाहे वो ब्राह्मी रही हो, खरोष्टी रही हो, शारदा रही हो, ये सारी लिपियाँ हैं, उनकी उस वैज्ञानिकता का पुट न होने के कारण पीछे चली गई। और कभी भी जिस भाषा की जो लिपि है, उस लिपि में न लिख करके दूसरी लिपि में लिखना एक प्रकार से उस भाषा की आत्महत्या करना है। और इसलिए हिंदी की जो मूल लिपि है वह देवनागरी है, इसलिए हमें हिंदी को हमेशा देवनागरी में ही लिखने का प्रयत्न करना चाहिए।
क्योंकि यदि हम देवनागरी में नहीं लिखते हैं तो जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं लिख पाएंगे, या जो हम लिखते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। हिंदी संस्कृत के प्रभाव के कारण पूर्ण भाषा है, इसमें कोई वर्ण विकार नहीं है, कोई अक्षर साइलेंट नहीं होता है। इसको अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है। नक्षरति थी अक्षरम, जिसका विनाश न हो वो अक्षर है। और इसलिए कोई भी किसी भी भाषा पे जब हम अल्फाबेट को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो वह नष्ट नहीं होता है, नाद के रूप में इस संसार में गुंजायमान रहता है। देवनागरी इतनी वैज्ञानिक है कि देवनागरी भाषा के जो इतने अक्षर हैं वो सब एक एक अक्षर का अपना अर्थ है। मैं चूंकि भाषा के शब्दों की निर्मिति से मेरा संबंध है, जैसे मैंने बताया कि मैंने मंत्रालय का काम किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर का, इन विभागों में जो शब्दकोश चलते हैं उसमें मैंने 15 वर्षों तक लगातार उसका काम करके उनको विभागों को दिया है। तो इसलिए मैं इसका एक विद्यार्थी होने के नाते जो मैं समझ पाया, एकाक्षरी विद्या है हिंदी की। हिंदी के जितने अल्फाबेट है उसकी एक एक अक्षर का अपना अर्थ है। सामान्य व्यक्ति के लिए उसका अर्थ नहीं हो सकता है, मेरे लिए भाषा वैज्ञानिकों के लिए उसका अर्थ है। क का अर्थ है, सामान्य व्यक्ति बोलेगा क क्या है, क का मीनिंग मुझसे पूछे, क मतलब कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए क का अर्थ है परम शक्तिमान, ख का अर्थ है आकाश, ग का अर्थ है तंत्र। ये एकाक्षरी विद्या है, एक एक अक्षर का इसका अर्थ है। इन सभी अक्षरों का अपना डिजिटल वैल्यू है। इसलिए ज्ञान को जो अंकीय विधि से सुरक्षित करने की बात अभी हिंदी में की जा रही है, उसके मूल में यही विद्या है। और इसको हम कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये यूनिकोड है। यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कोड है। क्या है? कुछ अंश का एक समूह है, एक ग्रुप है, उसको हम यूनिकोड कहते हैं। क्योंकि पहले जब कंप्यूटर पे काम करते थे तो जब हम भेजते थे तो वो नहीं खुलती थी फाइल, तो हम कठिनाई में होते थे। इसलिए प्रत्येक अक्षर के लिए अंक निर्धारित है। अगर आप उन अंकों को ऊपर लिखेंगे तो नीचे वो अक्षर लिख करके आ जाता है, जिस सिस्टम में यूनिकोड है। और जब ऊपर हम वो लिखते हैं तो नीचे अंक बन के आ जाता है। यानी प्रत्येक अक्षर के लिए अंक निर्धारित है। और इस विधि से जो कुछ भी हम उस पर काम करते हैं कंप्यूटर पर, वो सभी हमारा किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में, किसी भी सिस्टम पर हम उसको, वो हमारे लिए पठनीय होता है। ये हिंदी की उसकी देवनागरी लिपि की विशेषता है कि वह एकाक्षरी है, एक एक अक्षर का उसका अर्थ है और एक एक अक्षर के लिए अंक निर्धारित है। तो अंक से अक्षर में कन्वर्ट करना और अक्षर से अंक में कन्वर्ट करके उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती मिलावट की, उसकी शुद्धता बनी रहती है। ये लिपि और ध्वनि की जो समानता है, यही इसकी वैज्ञानिकता है। और वैज्ञानिकता इसलिए है क्योंकि इसको हम बार बार दोहरा करके देखेंगे, इसको क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, बार बार क्रमानुगत अध्ययन करने पर भी इसमें कोई अंतर नहीं आता। यह जो हिंदी दिवस का आयोजन होता है, हमें केवल एक दिवस हिंदी दिवस नहीं है, 365 दिन हिंदी दिवस है। ये हमारे भावभूमि की भाषा है, भारत की गौरव की है। ये हमारे माथे की भाल की बिंदी के समान है, तिलक की भांति है, यानी चरमोत्कर्ष पर रहने वाली है। यानी अन्य जो भाषाएं हैं वो इसकी सहायक भाषा के रूप में इनको पुष्ट करती हैं। जैसे अवधि, ब्रज इत्यादि की बात आचार्य दीक्षित जी कर रहे थे, उन्होंने ठीक ही कहा कि ये सब मिल करके, जैसे छोटी छोटी नदियां मिल करके किसी नदी को महानदी का रूप देती है, वैसे ही हिंदी में ये सारी समस्त भाषाएं उनकी छोटी बहनों के रूप में या उनकी सहायिका के रूप में आती है, तब हिंदी एक विस्तृत फलक को प्राप्त करती है। ऐसे हिंदी के 365 ही दिन हैं, यानी केवल एक दिन आज का हिंदी दिवस नहीं है, केवल एक सप्ताह हिंदी का नहीं है, या एक पक्ष एक पखवाड़ा हिंदी का नहीं है। ये वस्तुतः उत्सव उसके लिए है कि हमने जो गत वर्ष हिंदी दिवस में तय किया था कि हिंदी के कार्य को कितना अधिक विस्तारित करेंगे, उसमें हमने कितना किया और कितना बाकी रह गया। जो बाकी रह गया, किन कारणों से रह गया, उस पर हमें विचार करने के लिए यह हिंदी का दिवस एक उत्सव के रूप में, और हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी जो मूल अधिष्ठान है उससे जुड़ने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है, संस्कृत के बाद यदि दुनिया में, भारतवर्ष में यदि कोई दूसरी भाषा है तो केवल और केवल मात्र हिंदी है, जो संपूर्ण भारत की समग्रता को, जैसा आचार्य जी ने भी कहा, दीक्षित जी ने, कि उसको एक सूत्र में बांध सकती है। इसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन फिर भी ये नदी की भांति प्रवाहमान है और आगे भी प्रवाहित होती रहेगी। कुछ समस्याएं आती है, हम लोग उसके, हम भारतीयों का अभ्यास है कि हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। ये मूल से जुड़ी हुई है, मूल के सिंचन से पूरे वृक्ष का सिंचन हो जाता है, पादप पुष्प का सिंचन नहीं होता। हिंदी में हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि हिंदी भाषी को परिक्षेत्र के रहने वाले हैं तो हम लोग तो हिंदी जानते ही हैं, जबकि हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दाक्षिणात्यों की होती है, क्योंकि वो सजग होते हैं। हिंदी के प्रयोग में उनका पहले से बहुत आग्रह रहता है
कि हमें हमारे संभाषण में अशुद्धि न हो, लिखने में अशुद्धि न हो। अव्यय प्रत्यय के माध्यम से हिंदी इतनी सुदृढ़ होती है कि किसी भी प्रकार के न्यायालय में जाने पर उसकी दूसरा अर्थ निकालने की संभावना बहुत कम होती है। यानी यह पूर्ण है, ये कोई विकार नहीं है, इतनी वैज्ञानिक है कि इसके अंदर हम आज भी कोई भी ज्ञान आए हमारे पास, उसका हम हिंदी में रूपांतरण कर सकते हैं संस्कृत के माध्यम से, मूल रूट को लेते हुए। और जिन शब्दों का रूट संस्कृत होता है उससे अनेक शब्दों का बनना आसान हो जाता है। अभी चूंकि उसका विषय नहीं है, इसलिए मैं हिंदी दिवस के अवसर पर इतनी बात रखता हूँ कि यह हमारी भाव भावनाओं की भाषा है, भारत की मूल अधिष्ठान की भाषा है। कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक और कटक से लेकर के अटक तक जब आप देखेंगे, यात्रा यदि आप करेंगे, तो आपको एक भाषा में प्रवाह दिखाई देगा, एक सातत्य दिखाई देगा कि किस प्रकार से वहाँ से व्यक्ति जो वहाँ अपनी भाषा बोल रहा है, अपनी मातृभाषा में, उसमें भी हिंदी के कितने शब्द उनके यहाँ हैं। संस्कृत कैसे वहाँ भी उनकी भाषाओं में जाकर के शब्दों को तत्सम शब्द के माध्यम से उनके शब्दकोश को पुष्ट करती है। तो इस सातत्य को समझने की आवश्यकता है। सभी भाषाएं महत्वपूर्ण है, सभी आदर योग्य है, लेकिन हम इस आधार पर भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है, उसका सम्मान करें। भारत के संविधान के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, भारतीय संसद के द्वारा जो आदेश पारित है, उस आदेश का पालन करना एक कर्तव्य युक्त नागरिक होने के कारण हमारा परम दायित्व है। और यह जो भाषा विश्वविद्यालय है, इसके अंदर इस आयोजन का इतनी संजीदगी के साथ इसको आयोजित करना एक अपने आप में प्रशंसा का विषय है। माननीय कुलपति महोदय के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं और दो पंक्ति से अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि इनकी भाषाओं के माध्यम मार्ग में अगर कोई बाधा भी आए तो कुछ हो नहीं सकता। जिस प्रकार से नदी के मार्ग को कोई रोक नहीं पाता, फिर भी नदियाँ इथलाती हैं, इतराती मदमाती हैं। फिर भी नदियाँ इथलाती हैं, मदमाती इतराती हैं। अंतस की गहरी पीड़ा सह, अंतस की गहरी पीड़ा सह, सतत प्रवाहित वह रहती है। यदि वृक्ष न हो तो नीर नहीं, जो नीर नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो शरीर नहीं, जो शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। नमस्कार।